नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। खबरों के पीछे की श्रृंखला में रोज़ रात 9 बजे आपको एक नई कहानी बताते हैं और फिलहाल चर्चा कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। और मुख्तार अंसारी की चर्चा में मुन्ना बजरंगी का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता है। मुन्ना बजरंगी के बारे में आपको हमने कल भी बताया था कि मुन्ना बजरंगी का अंत जान किस तरीके से यूपी के जेल से मुख्तार अंसारी खौफ खाते हैं, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उन्हें बांदा जेल में ही रहना होगा। तो मुन्ना बजरंगी क्यों इतना खास था मुख्तार अंसारी का, और किस तरीके से उसने 250 रुपये के तमंचे से 250 रुपये का कट्टा, वह भी मुंगेरी कट्टा, उसने 250 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया। हालांकि जब मुन्ना बजरंगी मारा गया, जेल के भीतर मारा गया बागपत में, तो उसका ये साम्राज्य भी समाप्त हो गया। कहा जाता है कि आज उसके परिवार वाले पैसे के लिए तरसते हैं, क्योंकि जो पैसे मुन्ना बजरंगी ने कमाए वो पैसे भी उसने अपने आकाओं या पुलिस वालों या नेताओं के माध्यम से ही इन्वेस्ट किया था। और अंडरवर्ल्ड में ऐसा ही होता है, ये सारे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं कच्चे में होते हैं। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपका खौफ बरकरार है, सब आपको सलामी ठोकते हैं, और जब आप ख़त्म हो जाते हैं, आपका गिरोह बिखर जाता है, तो आपको कोई पहचानता भी नहीं है, आपसे सभी छुटकारा पा लेते हैं। पहले भय से खौफ खाते थे, अब छुटकारा पाने में कोई देरी नहीं होती है। तो मुन्ना बजरंगी कौन था, यदि आप समझना चाहते हैं तो देखिए, मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है। जब 2018 में वह मारा गया, 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में, तब उसकी उम्र 34 साल थी, 34 ईयर्स। मारे जाने के एक दिन पहले ही उसे झांसी जेल से बागपत जेल में ट्रांसफ़र किया गया था। तो मुन्ना बजरंगी ने 250 रुपये से 250 करोड़ रुपए का साम्राज्य कैसे खड़ा किया, और उसका अंत इतना बुरा कैसे हुआ कि जेल के भीतर ही एक दूसरे गैंगस्टर सुनील राठी ने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद सुनील राठी जेल के भीतर खूब नाचा भी। तो देखिए, मुन्ना बजरंगी के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, पुलिस के रिकॉर्ड को देखते हैं, जो दूसरे इनपुट्स हैं उसे तलाशते हैं, तो कई तरीके की बातें सामने आती हैं। मुन्ना बजरंगी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो लंबे अरसे तक फरार इसलिए रह पाया क्योंकि वह टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करता था, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता था। बहुत लंबी दूरी तय करता था, तब वह किसी पीसीओ से फ़ोन कर लिया करता था, इसलिए उसकी पहचान या उसकी निशानदेही जल्दी नहीं मिल पाती थी। तो मुन्ना बजरंगी 14 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में शामिल हो गया था, और यह अपराध ऐसा नहीं था जो पेशेवर अपराध था। यह अपराध एक ऐसा अपराध था जो बदला लेने के लिए किया गया था, गुस्सा के लिए किया गया था। प्रेम प्रकाश के परिवार वाले, जो मुन्ना बजरंगी का मूल नाम है, वो चाहते थे, देखिए 1965 में इस लड़के ने जन्म लिया था। परिवार वाले जब 14 साल की उम्र थी और जो सोच बना रखा था, वे चाहते थे कि प्रेम प्रकाश, जो आगे चलकर मुन्ना बजरंगी कहलाया, वह किसानी करे परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह। लेकिन इसका काम किसानी में नहीं लगता था, और जब इसका काम किसानी में नहीं लगा तो परिवार वालों ने इसे कालीन बनाने के काम में लगा दिया। कालीन बनाने का काम यह सीखने लगा, लेकिन इसमें भी बहुत मन नहीं लगा, तो परिवार वालों ने 14 साल में ही इसकी शादी करा दी। देखिए, इसने दूसरी शादी भी की बहुत बाद में, जब ये मुन्ना बजरंगी बन गया और जराइम की दुनिया में इसका नाम पूरे देश में उछलने लगा। पुलिस जब इससे परेशान थी, तो 14 साल की उम्र में परिवार वालों ने शादी करा दी। सोचा कि शादी के बाद यह लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। शादी के बाद हुआ क्या, गांव की एक घटना घटी। जैसे आप श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, गोरखपुर के सबसे बड़े गैंगस्टर के बारे में कहा जाता है कि उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया था, बदले में उसने हत्या कर दी, और फिर वह जराइम की दुनिया में किस कदर आगे बढ़ा, यह आप जानते ही हैं। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी भी हमें सुनानी है, हम सुनाएंगे भी आपको, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में तो मैं बहुत करीब से जानता हूँ। कई मौके ऐसे रहे हैं कि जब श्री प्रकाश शुक्ला ने हत्या करने के बाद सीधे मुझे फ़ोन किया, क्योंकि उसे बाद में छपास रोक लग गया था, और पहली खबर हम छापा करते थे या फ्लैश किया करते थे। मुझे वो दिन भी याद है जब उसने लखनऊ में, श्री प्रकाश शुक्ला की बात कर रहे हैं, उपेंद्र विक्रम सिंह की हत्या की थी। मैं जानता भी नहीं था यूपी के समीकरण को कि उपेंद्र विक्रम सिंह कौन है, कोऑपरेटिव बैंक से उनका क्या नाता है, क्या रिश्ता है। उपेंद्र विक्रम सिंह की हत्या करने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि उपेंद्र विक्रम सिंह को मार डाला है,
और इसकी खबर आनंद मोहन को दे दीजिए। मैं आनंद मोहन को खबर क्यों देता, मेरा काम खबर लिखना था, मैंने खबर फ्लैश किया। तो जब ये सूचना दी गई थी तो लखनऊ में जो दूसरे अखबार वाले मेरे मित्र थे, मेरे सीनियर्स थे, उन्हें पता भी नहीं था कि उनके शहर में इतनी बड़ी वारदात हो चुकी है, क्योंकि कुछ मिनटों के भीतर ही मैंने उन्हें खबर दी थी। खैर, हम बात कर रहे थे मुन्ना बजरंगी की। तो मुन्ना बजरंगी की शादी हो गई 14 साल की उम्र में, लेकिन इस शादी के 4-5 दिनों बाद ही ये जो प्रेम प्रकाश है, जिसका नाम बाद में मुन्ना बजरंगी कहलाया, गांव के एक शख्स से इसका झगड़ा हो गया। झगड़ा इसका भी नहीं हुआ, भुल्लन सिंह से झगड़ा इसके चाचा का हुआ। तो चाचा और भुल्लन सिंह में झगड़ा हुआ। भुल्लन सिंह ने प्रेम प्रकाश, तब प्रेम प्रकाश ही था, मुन्ना बजरंगी नहीं कहलाया था, भुल्लन सिंह ने प्रेम प्रकाश के चाचा को गालियां दी और यह बात प्रेम प्रकाश को छुप गई। तो प्रेम प्रकाश, जो अब तक किसानी में फेल हो चुका था, कालीन बनाने के काम में लगाया गया था, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लग रहा था, उसने 250 रुपये में, 250 रुपीज़ में एक कट्टा खरीदा, पिस्तल खरीदी। मुंगेर का ही बना हुआ पिस्तल था और कहा यह जाता है कि वह सीधा पहुंच गया भुल्लन सिंह के घर पर। वो भुल्लन सिंह जिसने उसके चाचा के साथ बदतमीजी की थी, चाचा को गाली दी थी, और इस 250 रुपये के पिस्तल से ही उसने भुल्लन सिंह को मार गिराया, मतलब गोलियां मारी गई। और इस तरीके से मुन्ना बजरंगी की जराइम की दुनिया में, मतलब क्राइम की दुनिया में एंट्री हो गई और आगे चलकर उसने फिर पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। पहली हत्या के बाद ही वह और भी कई खून किया और उसने स्वयं ही अपना नाम रख लिया मुन्ना बजरंगी। अब इसके बाद तो वह ताबड़तोड़ वारदात करने लगा, हत्याएं, इसके अलावा फिरौती, मतलब सब कुछ ऐसा जिससे उसके नाम का दहशत फैल जाए। तो अब उसे एक बड़े आका की ज़रूरत थी, क्योंकि मुन्ना बजरंगी को पता था, मुन्ना बजरंगी उसने अपने को घोषित कर लिया था कि बगैर आका के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसे एक आका चाहिए। तो उसे मालूम हुआ कि अभी सबसे बड़ा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी का वह चेला बनना चाहा। मुख्तार अंसारी तक वह पहुँचे कैसे, यह एक बड़ी चुनौती थी। उसने कुछ और काम किए, छोटे मोटे काम किए। तो मुख्तार अंसारी से इसकी पहचान, मतलब मुख्तार अंसारी से मुन्ना बजरंगी की पहचान दोस्त अनिल सिंह और कलाम, जिसकी बीबी राबिया विधायक रह चुकी थी, इन दोनों ने करवाई थी। तो अब मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के पास पहुंच चुका था। मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी को ट्रेंड करना शुरू किया। मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी को इस्तेमाल करना शुरू किया और मुन्ना बजरंगी से वारदात कराने शुरू किए। इसके बाद जो मुख्तार अंसारी कहता वह मुन्ना बजरंगी करता, कहीं भी वह पीछे नहीं हटा। तो इस तरीके से मुन्ना बजरंगी की सीढ़ियाँ जो हैं अब ऊपर जाने लगी। 1997 में या 1996 में मुख्तार अंसारी विधायक बन गया। पहली बार बसपा से ही विधायक बना था, तो मुख्तार अंसारी की ताकत अब और बढ़ गई। इसके बाद अब मुन्ना बजरंगी को सियासी संरक्षण भी मिलने लगा, मतलब अब सत्ता का संरक्षण भी मिलने लगा। आपको याद होगा कि जब मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के करीब आया और मुख्तार अंसारी विधायक बने, तो मायावती के काफ़ी करीब थे। और उसी दरमियान मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने वाराणसी के कोल किंग, जो पूर्वांचल में जिनका पूरा नाम था, नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण कराया। बाद में हत्या भी हो गई, आज तक लाश नहीं मिली। सीबीआई जांच भी हुई और फिर इतना बावेला मचा कि मायावती को मुख्तार अंसारी से पिन छुड़ाना पड़ा था। यह अपहरण मायावती के सरकार, नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण मायावती के मुख्यमंत्री बनने के पहले हो गया था, लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम तब खुला था जब मायावती मुख्यमंत्री बन गई थी। तो लगातार मुन्ना बजरंगी अपराध करता गया। जैसा मुख्तार अंसारी कहे, चाहे वो संपत्ति कब्जा हो, ज़मीन कब्जा हो, फिरौती वसूलना हो, रंगदारी वसूलना हो, कुछ भी। अब देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि मुन्ना बजरंगी की शादी 14 साल में ही परिवार वालों ने करा दी थी, लेकिन मुन्ना बजरंगी अब इतना आगे चला जा चुका था कि मुन्ना बजरंगी को न गाँव से मतलब रहा, न परिवार से मतलब रहा, न परिजनों से मतलब रहा। तो 1998 में मुन्ना बजरंगी ने फिर से एक शादी की, नाम सीमा से, और ये शादी लव मैरिज थी। कहा यह जाता है कि मुन्ना बजरंगी की मुलाकात सीमा सिंह से दोस्तों के
एक पार्टी में हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गया और दोनों एक दूसरे के हो गए। इसके बाद कुछ दिनों तक मुन्ना बजरंगी पुलिस की नज़रों से बचने के लिए, या यूँ कहें कि अपराध से थोड़ा दूर जाने के लिए प्यार की गिरफ्त में आ चुका था। वह हरिद्वार में रहने लगा। हरिद्वार में रहने लगा, लगातार रह रहा था। मुन्ना बजरंगी के बारे में पहले यह कहा जाता था कि वो लगातार ठिकाना बदलता है, लेकिन चूंकि वो प्यार की गिरफ्त में आ चुका था, सीमा सिंह से शादी कर ली थी, तो सीमा सिंह के कहने पर वह हरिद्वार में अब सोचा कि अब यहीं रहे। इसी बीच मुन्ना बजरंगी का नाम तो बड़ा हो ही गया था, गैंगस्टर बड़ा हो ही गया था। यूपी में एसटीएफ का गठन किया गया था गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए। श्री प्रकाश शुक्ला पकड़ा नहीं जा रहा था। तभी 11 सितंबर 1998 को यूपी की एसटीएफ दिल्ली में टिकी थी और एसटीएफ को ये जानकारी मिली कि मुन्ना बजरंगी हरिद्वार से दिल्ली आ रहा है। तो एसटीएफ ने ये प्लान किया कि रास्ते में ही इसे घेर लिया जाए, और इसके लिए यूपी एसटीएफ के तत्कालीन, या यूँ कहें कि यूपी एसटीएफ के पहले एसएसपी अरुण कुमार ने दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की मदद ली। राजवीर सिंह का बड़ा नाम था। और रास्ते में, हरिद्वार से दिल्ली के रास्ते में मुठभेड़ हो गई। जैसी खबर थी, जैसी जानकारी थी, वो खबर सही निकली थी। जब पुलिस ने मुन्ना बजरंगी को रोकने की कोशिश की, मुन्ना बजरंगी के साथ उसका साथी और शूटर यतेंद्र भी शामिल था, तो रोकने की कोशिश की तो फायरिंग हुई। फिर दोनों ओर से फायरिंग हुई, और इस फायरिंग में पुलिस ने दोनों को ढेर कर, मान तो ये लिया गया था कि दोनों ढेर कर दिए गए हैं। पुलिस दोनों की लाशों को लेकर चली आई दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, और दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन हैरत की बात, मुन्ना बजरंगी जब पहुंचा पोस्टमार्टम के लिए, या यूं कहते हैं मर्चुरी में पहुंचा, तो उसने आंखें खोल ली। अब ये तो एसटीएफ बालों की फटी रह गई। ये क्या, हमने जिसे मरा हुआ मान लिया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, और ये यहाँ आते ही, मर्चुरी में आते ही आंखें खोल लेता है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो होना था वो हुआ। मुन्ना बजरंगी जिंदा था। मुन्ना बजरंगी ने, देखिए, मुन्ना बजरंगी ने डीपी यादव, बुलंदशहर वाले डीपी यादव, उनके भाई जो भूमाफिया कहे जाते थे श्री राम सिंह, उनकी हत्या भी की थी। डीपी यादव स्वयं बहुत बड़े बाहुबली थे, सांसद भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन मुन्ना बजरंगी का खौफ तो कभी खत्म होता ही नहीं। तो खैर, तो ये मर्चुरी में आकर जिंदा हो गया, आंखें खोल ली। यह झटका था यूपी एसटीएफ के लिए कि श्री प्रकाश शुक्ला मिला नहीं, मुन्ना बजरंगी से मुठभेड़ की, मुन्ना बजरंगी के साथी यतेंद्र को भले मार दिया, लेकिन मुन्ना बजरंगी तो अस्पताल आकर जिंदा हो गया। इसके बाद वह जेल में रहा। कहा यह जाता है कि मुन्ना बजरंगी ने यूपी पुलिस की एसटीएफ से जो गोलियां लगी थी, उसे अपने शरीर से निकलने नहीं दिया, क्योंकि उसे इस बात का खौफ था कि डॉक्टर यदि उसका ऑपरेशन करेंगे तो पुलिस के साथ मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। तो वह गोली, जो गोली एसटीएफ ने मारी थी, या दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह ने मारी थी, राजेश पांडे जो एसटीएफ के सीईओ थे उन्होंने मारी थी, वो गोली मुन्ना बजरंगी के शरीर के भीतर ही बनी रही। खबरों के मुताबिक जो जानकारी है कि जब 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में सुनील राठी के हाथों मारा गया आखिरकार ये मुन्ना बजरंगी, तब उसका जो पोस्टमार्टम हुआ, तब वो गोली जो 11 सितंबर 1998 को मुन्ना बजरंगी को मुठभेड़ के दौरान लगी थी, वो भी निकाली गई, वो भी शरीर के भीतर पाया गया। मुन्ना बजरंगी इतना बड़ा नाम हो चुका था, गैंगस्टर हो चुका था कि उसे पकड़ने की कोशिश, जब वो जिंदा बच गया और फिर जेल से बाहर चला आया, जैसे भी बाहर आया, कि वह गिरफ्त में ही नहीं आता। यूपी पुलिस और यूपी की सरकार इनाम पर इनाम बढ़ाए जा रही थी, लेकिन उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिलती। सीबीआई भी तलाश रही थी, क्योंकि इस बीच मुन्ना बजरंगी ने 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी थी, भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की। कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार अंसारी के कहने पर की गई, क्योंकि कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन ब्रजेश सिंह के करीब हो गए थे और ब्रजेश सिंह को संरक्षण दे रहे थे। यह बात मुख्तार अंसारी के बर्दाश्त के बाहर की बात थी। देखिए, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत की कहानी भी हमें सुनानी है। ब्रजेश सिंह की कहानी भी बहुत लंबी है कि कैसे वो गायब हो गया, कैसे उसे मरा हुआ समझ लिया गया, कैसे ब्रजेश सिंह ने ट्रक से
मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की, कैसे मुख्तार अंसारी बचा, कैसे बजेश सिंह घायल हुआ और किस तरीके से मुख्तार अंसारी खेत में भागा, ये तमाम सारी कहानियाँ हैं। तो खैर किसान राय की इसने हत्या की, मुख्तार अंसारी के कहने पर इतनी गोलियां मारी, 5 AK-47 से फायर किए गए, 400 से अधिक गोलियां चली। मुख्तार अंसारी सब निर्देश दे रहे थे। कहा यह भी जाता है कि जब किसान राय की हत्या की प्लानिंग के लिए, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुख्तार अंसारी के घर पर सभी अपराधी इकट्ठा हो रहे थे, तो तत्कालीन एसपी को खबर भी थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, कोई उन्हें रोक टोक नहीं सकता था मुख्तार अंसारी को। आपने वह कहानी भी सुनी होगी, हमने बताया था कि किस प्रकार एक बार मुख्तार अंसारी के कॉल को इंटरसेप्ट किया गया कि वे LMG लाइट मशीन गन लेने की कोशिश कर रहे हैं और जो आर्मी से लेकर भागा है, इस कॉल को इंटरसेप्ट किया था STF के एक प्राधिकारी ने। इस पर मुलायम सिंह यादव बहुत नाराज़ हो गए थे। मुलायम सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी नहीं दी थी और बाकी जो गनर था और जो LMG लेकर आया था उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी मिली थी। लेकिन जिस STF के अधिकारी ने, शैलेंद्र प्रताप ने, यह मुकदमा दर्ज कराया था पोटा के तहत, उसे इतना जलील किया गया कि उसे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था। वह आज भी उन दिनों को याद कर रोता है। तो किसान राय की हत्या कर दी मुन्ना बजरंगी ने। अब मुन्ना बजरंगी को सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी, शादी भी कर चुका था। उसे यूपी की STF और दिल्ली की पुलिस भी खोजने लगी थी, क्योंकि आगे चलकर जो राजवीर सिंह, दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की हत्या हुई, उसमें कहा गया कि मुन्ना बजरंगी भी शामिल हो सकता है। हालांकि ये रहस्य कभी खुला नहीं। मुन्ना बजरंगी ने यह महसूस कर लिया कि अब उसके लिए यूपी और दिल्ली में, यूपी और बिहार में रह पाना मुश्किल है, इसलिए वह भागकर चला गया मुंबई। मुंबई में उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिला, अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते भी मजबूत हुए। देखिए, इस बीच मुन्ना ने क्या किया कि मुन्ना ने एक बार, पता नहीं उसे क्या दिमाग हुआ मुन्ना बजरंगी को, कि उसने गाजीपुर लोकसभा सीट पर एक डमी उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की और एक महिला को भी वह भाजपा से टिकट दिलाने की कोशिश कर रहा था। यह बात मुख्तार अंसारी को नागबार भी गुजरी थी, लेकिन दोनों के रिश्ते जल्दी ही ठीक हो गए थे। तो मुन्ना बजरंगी रहने चला गया मुंबई। मुंबई में दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उसे 29 अक्टूबर 2009 को गिरफ्तार कर लिया। नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया। कहने वाले लोग कहते हैं कि मुन्ना बजरंगी स्वयं गिरफ्तार हुआ, उसने स्वयं प्लान किया था, क्योंकि उसे पता था कि अब जिंदा रह पाना यूपी की पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं और वह मुठभेड़ में मारा जा सकता है, तो इसलिए उसे गिरफ्तार हो जाना चाहिए। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना था कि राजवीर सिंह की हत्या में इसे शामिल होने का शक है, तो इसलिए हम इसे गिरफ्तारी करें। जब वो गिरफ्तारी हुई तो 20 साल के आपराधिक रिकॉर्ड में मुन्ना बजरंगी के खिलाफ 40 हत्याओं की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी थी। बाकी कितनी हत्याएं होगी, कितनी धन उगाही होगी, धन उगाही के बारे में तो लोग कहते हैं कि कितनी धन उगाही उसने की किसी को पता ही नहीं, क्योंकि वो करोड़ 2 करोड़ की तो अब बात ही नहीं करता था, वो लंबा बात करता था। तो अब जब उसका अंत हुआ 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में उसे सुनील राठी ने मारा, जो उत्तराखंड और यूपी का गैंगस्टर था। कहा जाता है कि सुनील राठी को मुन्ना बजरंगी की हत्या करने के लिए धनंजय सिंह और किशन राय की पत्नी, या फिर कहें कि बजेश सिंह, सबका साथ मिला हुआ था, क्योंकि यह मर्डर भी बिल्कुल एक प्लान लगता था। एक दिन पहले मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल से बागपत जेल लाया जाता है और उसके कुछ दिन पहले ही जो राठी है, सुनील राठी, उसे रुड़की जेल से बागपत लाया जाता है। फिर हत्या करने के बाद सुनील राठी जब वह मार देता है 9 जुलाई की सुबह, तो वह नाचता है, अपने को नहलाता है, बार बार कपड़े बदलता है। और सवाल यह भी पैदा हुआ था कि जेल के भीतर हथियार कैसे गया। तो कहा गया कि बंद डिब्बे में जो मिठाई का डब्बा होता है उसमें गया था और इसी के माध्यम। लेकिन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद जो मुन्ना बजरंगी ने जितनी संपत्ति इकट्ठा की थी, उस संपत्ति का कोई पता नहीं चला। वो संपत्ति किसके पास गई? सीमा सिंह आज भी स्वयं को मुन्ना बजरंगी की पत्नी कहती हैं और वह कह रही हैं कि उनके पति की हत्या की गई, साजिशन हत्या की गई, वह मुकदमा लड़ रही हैं। लेकिन मुन्ना बजरंगी का अंत हुआ और इस प्रकार मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी का सफाया हुआ। मुन्ना बजरंगी ने यूपी को नाको दम कर रखा था। हत्या हत्या हत्या, फिरौती फिरौती फिरौती,
सारे अपराध उसने किए। तो आज मुन्ना बजरंगी की कहानी इतनी। आप देखते रहें खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। हम कल फिर रात को 9 बजे एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।